एक्सप्लेनेशन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा है कि सब लाइफ में मस्ती में होंगे। तो आप सबको मालूम हो चुका है कि मैंने इस साल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिया हूँ, जो सिग्नल्स एडिशन है मार्श ग्रे कलर में। तो इसका मैं आपके साथ एक वर्क अराउंड शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, सामने में आप जो मॉडल देख रहे हैं, ये रॉयल एनफील्ड के तरफ से आने वाला क्लासिक जो मॉडल है, ये उसी का एक स्पेशल एडिशन है। सिग्नल्स एडिशन बोला जाता है इसको, और ये इसको क्यों सिग्नल्स एडिशन बोला जाता है और इसका क्या स्पेशलिटी है, जिसके लिए अगर नॉर्मल वेरिएंट अगर लेते हैं कोई भी कलर इसका, उससे ये लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाता है। बट ऐसा क्या है इस बाइक में, तो वो सब चीज़ को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ, ये जो कलर है, ये कलर है मार्श ग्रे, और ये 2023 मॉडल है, इसी साल लिया हुआ है। और इसका साथ एक और कलर आता है जो सैंड कलर में आता है, या जिसको हम लोग पहले सैंड स्टॉर्म के नाम से भी जानते थे। सबसे पहले अगर की बात करूं तो कुछ इस तरह की की मिल जाता है। इसमें एक रबराइज्ड लोगो है। अगर जीटी या कॉन्टिनेंटल लेते हैं, इंटरसेप्टर लेते हैं, तो इसमें आपको मेटल की लोगो देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें, अगर आप लोग को दिख रहा है कि टैंक के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर क्या है? आरई का मतलब होता है रॉयल एनफील्ड, और उसके बाद जो है 35,804, ये है इसका प्रोडक्शन नंबर। ये हर बाइक आपके लिए अलग अलग आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिग्नल्स का लोगो मिल जाएगा। और ये सिग्नल्स है क्या? ये बेसिकली हम लोग का जो आर्मी का डिपार्टमेंट है, उन लोग का एक साइबर डिपार्टमेंट होता है जो इंटेलिजेंस की तरफ आता है, तो उनको डेडिकेट करके ये बनाया गया, क्योंकि वो डिपार्टमेंट का नाम है कॉर्प ऑफ सिग्नल्स, तो इसीलिए है। और ये 40 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1911 में कॉर्प ऑफ सिग्नल्स का पहला डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ था, और 1981 में इसको गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन मिला था। और 2021 में जब रिबॉन्ड लॉन्च किया गया, तो 40 साल ख़त्म होने के वजह से उन लोगों को डेडिकेट करके ये 40 लिखा जाता है। अगर पहले का सिग्नल्स मॉडल में अगर आप लोग को याद भी होगा, जो ब्लू कलर आया करता था, उसमें देखिएगा 49 लिखा आता है। तो इसलिए 49 लिखा हुआ रहता है, क्योंकि 49 ईयर्स ख़त्म हो गया था एयरफोर्स का, इसीलिए। और ये जो लोगो है, कॉर्प ऑफ सिग्नल्स का जो लोगो है, वो है तीव्र प्रकाश। अब वो डीटो लोगो तो वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, तो ये लोगो यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है स्पीड। और फिर एकदम पीछे अगर आ जाते हैं, तो स्पेशल एडिशन में देखने को मिलता है TP28। TP28 इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब रॉयल एनफील्ड को यूज़ किया जाता था, उस टाइम पे एरोप्लेन से रॉयल एनफील्ड को प्लेन से पैराशूट के द्वारा उतारा जाता था। फिर आर्मी लोग उसको चलाते थे ऑफ रोड व्हीकल की तरह, ताकि कम्युनिकेशन को तेज़ किया जा सके। उस टाइम पे उन लोग को टायर प्रेशर मेंटेन करना पड़ता था 28 का। बट अभी 28 तो उस तरह नहीं होता है, क्योंकि अभी टायर प्रेशर 28 नहीं, तो अभी टॉर्क प्रोड्यूस 28 बोला जाता है। बट हम लोग का जो ऑन पेपर जो टॉर्क है, वो है 27 न्यूटन मीटर का। तो ये था स्पेशलिटी अगर मैं बोलूँ सिग्नल्स एडिशन का। अभी आते हैं नॉर्मल स्पेसिफिकेशन, और इंजन के बारे में बात होगा, डिस्कशन होगा, साथ ही साथ अपडेट क्या क्या अपडेट मिल जाता है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। और अगर सिग्नल्स मार्श ग्रे की बात करूं, तो 22 से लेकर 23 के बीच में कुछ चीज़ का चेंजेस हुआ है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर चेंजेस की बात करूं 2022 और 23 में, तो आपको ये जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, ये पार्ट आपको ब्लैक में मिल जाता है। पहले ये सिल्वर में आया करता था। साथ ही साथ पायलट आई का जो, ये टाइगर आई का जो हाउसिंग है, ये वाला, ये पहले सिल्वर में आता था या मेटल में आता था, अभी ये प्लास्टिक है और ये ब्लैक में कर दिया है। इसके साथ एक और चीज़ हुआ है, वो इस साइड का जो ग्रैब हैंडल है, वो 2023 का मॉडल में नहीं आता है। मैंने ये अलग से एक्सेसरीज़ की ओर लगाया है। मैं इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ है, वो सब भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये सब कुछ छोटा छोटा चेंजेस है जो 2023 का मॉडल में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी E20 पेट्रोल जो है फ्यूल, वो कंप्लाइंट है, तो E20 का कुछ स्टिकर भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं यहाँ से अगर मैं खोल के दिखाऊं, यहाँ पे भी एक, इस साइड नहीं, सॉरी, उस साइड पे एक अलग से स्टिकर भी है, जिसमें दिखाता है E20 का नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल का भी स्टिकर मिल जाएगा। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें आता है 350 सीसी का इंजन, जो कि ना है 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन। हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 20.21 का, और जो कि ना है 6100 RPM पे। फिर अगर टॉर्क की बात करूं, तो है 27 न्यूटन मीटर, बट TP28 के वजह से हम लोग 28 न्यूटन मीटर पकड़ेंगे, और ये प्रोड्यूस होता है 4000 RPM पे।
मैंने अभी तक इस बाइक को 60 तक खींचा है, क्योंकि अभी अभी इसका जस्ट ब्रेक इन पीरियड ख़त्म हुआ है। ब्रेक इन पीरियड इसका 500 किलोमीटर तक है और मैंने इसको अभी तक 550 किलोमीटर चला चुका है। मैंने ऑलरेडी इसका फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा था और उसमें मैंने थोड़ा सा प्रोन्स एंड कॉन्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। आप चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको डुअल डिस्क मिल जाता है और दोनों डुअल चैनल ABS के साथ। सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट उसमें पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है 1 डाउन 4 अप का। और अगर मैं इंजन बोर की बात करूं तो इंजन बोर है 72 mm की और स्ट्रोक है 85.8 mm की। इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और जिसमें 2.5 लीटर का रिजर्व रहता है। बाइक की अगर ओवरऑल डायमेंशंस की बात करूं तो विड्थ है 785 mm, लेंथ है 2145 mm, हाइट है 1090 mm, सीट हाइट है 805 mm और व्हील बेस है 1390 mm और टोटल कर्व वेट है 195 kg ड्राई। फ्रंट डिस्क की साइज़ की बात करूं तो आपको मिल जाता है 300 mm की और पीछे अगर रियर डिस्क की बात करूं तो आपको मिल जाता है 270 mm की। पीछे के टायर प्रोफाइल की साइज़ अगर मैं बोलूँ तो है 120/80 18 इंचेस की और सामने में आपको मिलता है 100/90 19 इंचेस की टायर। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है 41 mm की और ट्रैवल है 130 mm का। जो रिबॉन में अभी तो पूरा चेसिस ही बदल गया है। अभी पहले क्या होता था, अगर आप देखेंगे तो ये ट्विन डाउन ट्यूब आ रहा है, ये और ये। पहले क्या होता था कि इंजन आके जो इंजन का ये वाला पोर्शन पे चेसिस आके सिंगल ट्यूब जॉइंट होता था और अलग से यहाँ से आपका चेसिस फिर कंटिन्यू होता था, तो जिसके वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। और रीबॉन्ड में क्या हुआ है, चेसिस बदलने के वजह से इंजन जो है चेसिस के अंदर बैठ रहा है। ये देखिए चेसिस यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है और इंजन अंदर बैठा हुआ है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, जिसके वजह से वाइब्रेशन भी अभी कम हो चुका है। हाँ, एक और अपडेट मैं बोलने भूल गया था, वो है अभी आपको सिंगल टोन हॉर्न मिलता है हाई टोन। पहले आपको डुअल टोन हॉर्न मिलता था हाई और लो के साथ। एक चीज़ और अच्छा कर दिया है रीबॉन्ड में, वो है हैंडल लॉक आपको इसी साइड मिलने लगा है ऊपर में। पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको इग्निशन मिलता था और हैंडल लॉक आपको अलग से करना पड़ता था, बट अभी यहीं पे आपको मिल जाएगा। बट हाँ, आपको ध्यान में रखना है हैंडल सिर्फ लेफ्ट की तरफ ही लॉक होता है, राइट की तरफ नहीं। आपको यहाँ पे एनालॉग डिजिटल कंसोल मिल जाएगा। एनालॉग में आपको मिलेगा स्पीडोमीटर और सारा वार्निंग लाइट, और डिजिटल यूनिट में आपको मिलेगा फ्यूल इंडिकेटर, ओडो, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और टाइम। हाँ, जब बाइक रिजर्व में लग जाएगा, रिजर्व मतलब जब 2 दाग तेल रहेगा, तब क्या होगा ना, ट्रिप F स्टार्ट हो जाता है। उसमें बताता है कि अब रिजर्व में लगने के बाद आपने कितना किलोमीटर चला लिया है। अगर आप लोग नेविगेशन लेते हैं या ट्रिपल नेविगेशन, तो यहाँ पे ट्रिपल नेविगेशन लग जाएगा। बट आपको ध्यान पे रखना है, बाइक अगर ख़रीदते वक्त लगाएंगे तो आपको 25 से 30 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, अगर आप शोरूम से वक्त लगाते हैं तो। और नहीं तो आप सर्विस में जाके भी इंस्टेंट लगवा सकते हैं। कुछ इस तरह का बराबर आपको मिरर मिल जाएगा, जिसमें रियर व्यू बहुत बढ़िया हो जाता है। राइट साइड में आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर स्विच के साथ किल स्विच मिल जाएगा। ये है, जैसे आप देखेंगे फ्यूल इंजेक्टर ऑन हो गया और लेफ्ट की तरफ करते बाइक स्टार्ट हो जाएगा, और राइट की तरफ करने से किल। नीचे में आपको मिल जाएगा हैज़र्ड की बटन, आप देख सकते हैं। और लेफ्ट में आपको मिल जाएगा आपको हाई बीम का स्विच और फ्लैश की स्विच। यहाँ पे है इंडिकेटर की बटन और नीचे है हॉर्न। सामने में MID को कंट्रोल करने के लिए है इन्फो की बटन, और एकदम नीचे है USB चार्जर। यहाँ पे एक सर्टेन स्पीड में मेंटेन करने से ही मोबाइल को ढंग से आप चार्ज कर पाएंगे, जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है उस। और ओवरऑल अगर मैं चार्जिंग का एक्सपीरियंस बोलूँ तो बहुत स्लो चार्ज होता है। आपको कुछ इस तरह का कुशन सीट मिल जाता है, बहुत ही है। यहाँ पे बैक रेस्ट मैंने अलग से एक्सेसरीज की ओर लगाया है। इसमें जो ओरिजिनल सीट आता है वो ब्राउन कलर में है, वो भी बढ़िया है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल मिल जाता है, साड़ी गार्ड है, फुट रेस्ट के साथ रबराइज्ड रॉयल एनफील्ड का ब्रांडेड आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा। मेन स्टैंड भी अवेलेबल है साइड स्टैंड के साथ। साइड स्टैंड सेंटर कट ऑफ सेंसर भी अवेलेबल है। इस साइड पे आपको एयर फिल्टर बॉक्स और डॉक्यूमेंट कैरी मिल जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट होल्डर है और साइड में सर ईयर बॉक्स है। उस साइड दूसरे साइड पे आपको मिल जाएगा
टूल किट। पूरा बाइक अगर मैं लाइटिंग सेटअप की बात करूं तो आपको ये पूरा लाइटिंग सेटअप आपको हैलोजन में रहने वाला है। मैं आपको हेडलाइट का एक छोटा सा रात को परफॉर्मेंस कैसा होता है मैं उसका भी एक शॉट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग 2023 के रॉयल एनफील्ड लेते हैं और क्लासिक मॉडल है तो मैं आपको एक बार स्टॉक हेडलाइट का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो ऐसा कुछ नज़ारे हैं रास्ते के, इससे अंधेरा तो मेरे को मिला नहीं लोकली। तो एक बार ये गाड़ी को चले जाने दो, फिर मैं एक बार हेडलाइट ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी आता जाता रहेगा कोई बात नहीं। तो अगर पायलट लाइट ऑन है या टाइगर आई तो ऐसा कुछ है लाइट का फोर्स। और अगर गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ तो इतना कुछ आपको हेडलाइट का मिलेगा स्टॉक लो बीम पे। आप लोग देख ही सकते हैं कितना उजाला कर दिया रास्ते को। तो मेरे को लगता है स्टॉक हेडलाइट काफ़ी एफिशिएंट है। और साथ ही साथ अगर मैं हाई बीम ऑन करता हूँ तो ऐसा कुछ आपको लाइट मिलेगा। अगर मैं बाइक के प्राइसेस की बात करूं तो बाइक का टोटल प्राइस एक शोरूम प्राइस है 2,13,852। ये ऑल ओवर इंडिया सेम रहने वाला है। बट अगर आप लोग बाइक मतलब जो चेंजेस होगा फर्दर ऑन रोड प्राइस में वो है कौन सा वेरिएंट लेते हैं, इंश्योरेंस किसका लेते हैं और आरटीओ चार्जेस क्या रहने वाला है। तो मेरे लिए अगर बोलूँ इंश्योरेंस चार्जेस है 11,032। ये है 1+5 सेटअप में, मतलब 1 ईयर फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कवर करेगा और 5 ईयर्स के लिए सिर्फ थर्ड पार्टी। और ये मैंने बजाज के ओर से लिया था तो इसलिए मेरे को इतना पड़ा। और आरटीओ चार्जेस की बात करूँ तो 22,307 रुपीज़। हाँ, बट अगर आप लोग लोन पे लेते हैं तो हाइपोथेटिकेशन चार्जेस भी ऐड हो जाएगा। इस तरह मेरे को ऑन रोड ये बाइक पड़ा है 2,47,191 रुपीज़ की एक्सेसरीज़ को छोड़कर। तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ मैंने इस बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज लगवाया है और उसका क्या क्या प्राइजेस रहा है। सबसे पहले आपको तो दिख ही रहा होगा कि मैंने ये बैक रेस्ट लगवाया है। तो ये बैक रेस्ट मेरे को पड़ा है 2700 की। और ये मैंने जो पिलियर मेरे साथ जो बैठे थे उनको भी बहुत कंफर्टेबल लगा है। इसमें इतना बड़ा आपको एक रेल मिल जाता है जिसके वजह से क्वालिटी बहुत ही इसका स्टडी है। और पीछे में आपको एक लोगो भी देखने को मिल जाता है। बैक रेस्ट ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर में अवेलेबल है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सीट के साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर सीट कवर की बात करूँ तो ये इसमें सीट कवर मैंने लगवाया है जो है 1,050 रुपीज़ की। तो ये मेरे को फ्री में मिला था क्योंकि उन लोगों का था कि 10,000 के ऊपर अगर मैं लेता हूँ तो 10% का डिस्काउंट मिल जाता है उस हिसाब से। तो क्या था ना कि दोनों का ब्राउन का शेड मैच नहीं हो रहा था इसीलिए मैंने ये कवर चढ़वाया और ब्लैक बेटर लगता है। इसमें भी आपको पीछे लोगो देखने को मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो मैंने ये ग्रैब हैंडल लगवाया है। ये पड़ा है मेरे को 133 रुपीज़ की। ये भी ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन है। बट हाँ, ध्यान पे रखना है ये थोड़ा मैट फिनिश में मिलेगा और जो एक्सेसरीज है वो थोड़ा हल्का ग्लॉसी फिनिश में रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं तो यहाँ पे है लेग गार्ड। ये एयर फ्लाई वाला मॉडल है। ये ज़्यादा मेरे को बेटर लगा और स्टडी लगा तो ये मेरे को पड़ा है 3,950 की। उसके बाद नीचे मैंने लगाया है ये मेटल का बैश प्लेट। और ये अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे को पड़ा है 3,300 का। और ये सच में इंजन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एक बार रात को अच्छा खासा हीट लिया था यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर से। और ये मैं बोलूँगा ये आपको लगवाना चाहिए ज़रूर। इसके अलावा मैंने इसमें एक्सटेंडेड वारंटी और RSA भी लिया है जो मेरे को पड़ा है 5,900 का। मैंने क्यों लिया एक्सटेंडेड वारंटी और RSA क्योंकि इससे पहले भी मैंने जब बाइक के साथ वारंटी के लेकर फेस किया था पुराना वाला बाइक में तो देखा था कि एक्सटेंडेड वारंटी सच में काम पे आता है। और RSA क्यों लिया, भाई स्पोक व्हील है, कहीं टायर पंचर हो गया तो हम बेकार में फंस जाएगा तो इसलिए RSA बेटर है। अब इसके लिए मैंने एलॉय क्यों नहीं लिया, एलॉय के लिए अगर आप लेते हैं तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ता है। बट मैंने क्यों नहीं लिया, लुक, एलॉय के साथ इस बाइक का लुक बेकार हो जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, इसीलिए स्पोक। हाँ, बाद में अगर स्पोक को भी अगर ट्यूबलेस किया जा सकता है तो मैं वो इन फ्यूचर में करवा लूँगा। तो चलिए मैं इसका एक बार एग्जॉस्ट सुना देता हूँ। ऑन करते ही फ्यूल पंप ऑन हो जाएगा, इसके बाद ही आपको बाइक स्टार्ट करना चाहिए। मेरा बाइक ऑलरेडी गर्म है इसीलिए मैं रेव मार रहा हूँ, नहीं तो कोल्ड स्टार्ट पे बाइक को आपको रेव नहीं मारना चाहिए। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक वॉक अराउंड मेरा बाइक का। आप लोग बोलिए बाइक कैसा लगा।
और कमेंट में बोलिए किस किस को रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। और रहा बात, मैं अगर मैं बोलूँ क्लासिक के साथ मैं कौन सा बाइक देख रहा था, तो मैंने मीटियोर देखा, हंटर देखा और क्लासिक 350 देखा। क्लासिक 350 मेरा एक्चुअली बचपन से बहुत शौक था, बट उस टाइम पे मैंने जब लेते वक्त मैं सोचा नहीं था कि क्लासिक ही लूँगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया है कि मेरे भैया के पास भी ऑलरेडी क्लासिक है चेस्टनट कलर में, 2016 या 17 मॉडल है, उतना याद नहीं। तो मैंने वापस क्लासिक इसलिए लिया। क्यों? तो मीटियोर मैंने टेस्ट ड्राइव लिया। आप लोग जब भी बाइक ले, आप लोग ज़रूर उस बाइक का एक लंबा चौड़ा टेस्ट ड्राइव ले, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा बाइक सूट कर रहा है। तो जब मैंने मीटियोर का टेस्ट ड्राइव लिया बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तो वो मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि हाथ मेरा ऐसा था, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और हंटर मेरे मोटा शरीर के लिए बहुत छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने हंटर को हटा दिया। बट मैं हंटर उन लोग को रिकमेंड करूँगा जिनको रॉयल एनफील्ड लेना है बट इतना भारी बाइक नहीं चाहिए, सिटी के लिए फ्रूगल बाइक चाहिए, तो आप लोग हंटर को कंसिडर ज़रूर कीजिए। तो इस तरह मैंने क्लासिक को लास्ट में चूज़ किया कि क्लासिक ही मेरे लिए सही बाइक है। और हाँ, जिनको सवाल है कि मैं ऑलरेडी 220 यूज़ कर रहा था और मैंने क्लासिक क्यों लिया, क्योंकि दोनों सेम ही पावर बैंड में आता है, और ये ठीक वैसे अपग्रेड जैसा अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि दोनों 20 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो मेरे को GT या इंटरसेप्टर लेना था, चाहिए था, तो इसीलिए मैं ये लिया। क्योंकि ये बाइक मेरा जो पर्पस था ना, मतलब जो एक चेकलिस्ट बना के गया था कि मेरे को माइलेज के साथ साथ एक क्लासी भी चाहिए, रोड प्रेजेंस भी चाहिए, जिसको मैं लेके डेली कम्यूट भी कर सकता हूँ, दूर लॉन्ग ट्रिप में भी जा सकता हूँ। उस हिसाब से लगा कि ये बाइक बेस्ट है मेरे लिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वर्क अराउंड। फिर मिलेंगे नया ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्ती में रहिए, टाटा।